आईपीसी चैप्टर नंबर 4 रिलेटेड टू जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक पूरा चैप्टर नंबर 4 कवर करता है। और ये हम टोटली डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। दैट इज फर्स्ट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 95, जिसको हम जनरल एक्सेप्शंस में ले सकते हैं। और इसके बाद की 96 से लेकर 106 तक की जो सेक्शंस हैं उसके लिए हम एक हेडिंग दे सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, जो एक्ट है बेयर एक्ट में तो पर्टिकुलरली इसको जनरल एक्सेप्शंस ही चैप्टर को नेम दिया है, बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ मेमोराइजेशन, we can just divide it into 2 parts, that is general exceptions, that is 76 to 95, and private defense, that is 96 to 106. now जो general exceptions हैं from 76 to 95, इसे भी हम total 5 parts में further subdivision कर सकते हैं। देखिए कैसा। सबसे पहला mistake of facts, that is section 76 एंड 79 होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्शन कर देता हूँ इसको। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एक हमने सब हेडिंग दे दी, और इसको आप लेंगे, इसमें कौन कौन से सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79, ये दोनों हम लेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में। फिर आता है नेक्स्ट आपका कैटेगरी जो आप लेना चाहें अगर, तो वो होगा आपका जुडिशियल एक्ट्स। और जुडिशियल एक्ट्स में हम क्या क्या लेंगे? जुडिशियल एक्ट्स में हम लेंगे सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। अब हो सकता है थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज आया हो कि ये बीच का हटा के हमने 79 उधर कैसे लिया। तो देखिए वो जो एक्ट में तो एक साथ ही पढ़ेंगे 76, 77, 78, 79 इसी तरह से, लेकिन कल भी जब हमने पढ़ा तो आपको याद होगा 76 और 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात हुई थी, 77 और 78 में जुडिशियल एक्ट्स या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो वो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास में थर्ड कैटेगरी मिल सकती है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, दैट इज द एक्ट्स डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, जिसमें सेक्शन 80 से लेकर 85 तक हम कवर करेंगे। देन फोर्थ कैटेगरी जो हम लेंगे इसका वो होगा हमारे पास में विद कंसेंट, सेक्शन 87, 88 एंड 89। ये जो सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शंस थे ना, उनका एक ग्रुप काइंड ऑफ प्रिपेयर कर दिया मैंने, तो जिससे कि वो हमें याद रखने में इजी रह सके। सो सेक्शन 87, 88 और 89 इन तीनों में बात होती है कंसेंट की, नॉट ओनली कंसेंट बट दे टॉक अबाउट द विद कंसेंट। तो फोर्थ पॉइंट या फोर्थ सब कैटेगरी हम ले सकते हैं ये विद कंसेंट। ये बेयर एक्ट में कहीं लिखे हुए नहीं है, सिर्फ समझने के हिसाब से मैंने ये इनकी सब कैटेगरीज बनाई है। और फिफ्थ लास्ट इसमें आ जाता है विदाउट कंसेंट बट डन इन गुड फेथ, जिसमें हम लेंगे सेक्शन 92, 93 एंड 94 को। लास्ट एक और इसमें आएगा सेक्शन 95, जिसे हम लेंगे ट्रिफलिंग एक्ट्स। आप में से कोई बताएगा मुझे ट्रिफलिंग एक्ट्स क्या होते हैं? देखिए ये सिक्स्थ कैटेगरी हमने लिया है, जिसमें सेक्शन 95 आता है ट्रिफलिंग एक्ट्स, यानी कि बहुत ही छोटे अपराध या बहुत ही तुच्छ किस्म के अपराध, जिन नेग्लिजिबल काइंड ऑफ, जो कि जा रहे थे रोड से किसी को धक्का लग गया, अब इतनी सी बात के लिए कोई कोर्ट जाने से रहा और उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, तो बहुत ही जो छोटे अपराध होते हैं वो आते हैं ट्रिफलिंग एक्ट्स, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एंटरटेन नहीं होते हैं। तो जो हमारा जनरल एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 75 से सेक्शन 76 से लेकर 95 तक, उसे मैंने टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना। जनरल एक्सेप्शंस 76 से लेकर 95 तक के जो हैं उसको मैंने आपको टोटल 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, देन जुडिशियल एक्ट्स, देन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, देन फोर्थ आएगा आपका विद कंसेंट, फिफ्थ आएगा विदाउट कंसेंट, और लास्ट आपका आता है ट्रिफलिंग एक्ट्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के लिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में सेक्शन 76 और सेक्शन 79 हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, ये आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको करेक्शन करके ही पढ़ना। यहाँ पे 76 एंड 76
लिख दिया है, जबकि ये होना क्या चाहिए 76 एंड 79। ठीक है, तो और ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और कहां पे दिया हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स डिफाइंड है अंडर ICA 1872। जल्दी से फुल फॉर्म बताइए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 20 में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होगी तो वहां पे आपके ऊपर कंपनसेशन होगा, और जब IPC में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होगा तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। that can be in the form of imprisonment or something like that। चलिए, सेक्शन 76 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 76 में अगर आप लोगों को याद हो, कल हमने पढ़ा था बाउंड बाय लॉ वर्ड है, जिसको दो तरह से लिया था, आइदर द पर्सन इज बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही थिंक हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। ठीक है, और सेक्शन 79 में था जस्टिफाइड बाय लॉ, उसमें भी यही था, आइदर ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ और ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो अब इसमें जैसे अपन लें कि बाउंड बाय लॉ में क्या हो सकता है, किस तरह का चीजें आ सकती हैं, तो एक तो अगर सिचुएशन बनती है कि कोई पर्सन जो, कल इसमें इलस्ट्रेशंस भी गिवन थे, आप लोगों को याद होगा, अगर कोई सोल्जर किसी भीड़ के ऊपर गोली चलाता है, कैसे, विद द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर, कोई भीड़ आ रही है और सुपीरियर ऑर्डर देता है, इसलिए सोल्जर उस भीड़ पे गोली चलाता है, तो सोल्जर किस में आएगा, बाउंड बाय लॉ में, बिकॉज उसको उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था। उसी की जगह एक था एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो गया को और जाके किसको, वाई को अरेस्ट करने के लिए गया, लेकिन जब उसने जांच पड़ताल की, पता किया, तो किसी ने उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी और वो वाई की जगह गलती से जेड को गिरफ्तार करके ले आया, तो ये क्या आता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। तो सब 76 में तो था बाउंड बाय लॉ, जिसमें एक में तो वो अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझ रहा है, उसको फॉलो करना कंपलसरी है, और दूसरे में मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हो जाती है तो वो गलत पर्सन को लेके आ गया। 79 के लिए हमने क्या देखा था, जहां पे एक्ट जस्टिफाइड, आइदर जुडिशियली आइदर द पर्सन इज जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही वाज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड। तो इसमें भी एक इलस्ट्रेशन गिवन था, अगर आपको याद हो तो, ए ने जेड को देखा और उसको ऐसा समझा कि वो मर्डर कर रहा है, और इस वजह से ए ने जेड को पकड़ के और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा जेड ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ये जस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा दैट इन द लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। सेक्शन 76 और 79 डील करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, जिसमें एक है 76 बाउंड बाय लॉ, 79 जस्टिफाइड बाय लॉ। फिर आता है सेकंड कैटेगरी जुडिशियल एक्ट्स, तो जो जुडिशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, सेक्शन 76 और 78 में, 77 सेक्शन 77 और 78 में, सेक्शन 77 में तो डायरेक्टली जज एक्टिंग जुडिशियली की बात करता है। ठीक है, यानी कि जज अपनी सीट पर बैठ के जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंडर में कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, किसी को कोई भी पनिशमेंट देते हैं, तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। और सेक्शन 78 में आता है परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई जो कोर्ट का ऑफिसर है वो इन परसुएंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कोई भी एक्टिविटी जो करता है, अगेन वो भी एग्जम्प्ट आएगा, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 77 और 78 दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड आते हैं।
इसके बाद हम आगे अगर बढ़े तो हमारे पास में हो जाते हैं विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। थर्ड कैटेगरी आती है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, जिसमें सेक्शन 80 से लेकर 85 तक टोटल कवर हो रहे हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 80 में तो आता है एक्सीडेंट। कोई भी ऐसे एक्ट्स जो एक्सीडेंटली परफॉर्म हुए हैं उन्हें हम एग्जम्प्ट करेंगे, उनके लिए हम किसी तरह की कोई लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते और उसके लिए हम किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। और इसका हमने एक एग्जाम्पल कल डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। दैट इज एक पर्सन है जो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और उसका जो कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा होता है लोहे का, वो निकल के और जाता है, किसी एक पर्सन को लग जाता है एक्सीडेंटली, और उसकी वजह से जो भी ये ऑफेंस हुआ, क्या इसे ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा? नहीं। सो 80 में आता है कोई भी एक्सीडेंटल थिंग्स होती हैं उन्हें हम इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्सीडेंट से हुए जो काम है उसकी वजह से क्राइम नहीं होगा। तो थर्ड कैटेगरी में हम क्या चीजें ले रहे हैं? विदाउट इंटेंशन। तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट जो हुआ है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हुआ है, तभी उसका बेनिफिट उसको मिल पाएगा। 81 देखिए, सेक्शन 81 क्या कवर करता है? 81 के लिए आप कीवर्ड जो याद रख सकते हैं, आप चाहें तो उसे लिख लेना। हालांकि ये जो पीडीएफ अभी आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपको कुछ भी उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसको या तो आप प्रिंट लेने का पॉसिबल हो आपके पास तो प्रिंट ले लेना, और प्रिंट लेना पॉसिबल नहीं है तो फिर कॉपी में लिख लेना देख के। तो सेक्शन 81 के लिए आप वर्ड याद रखना, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी जहां पे होता है, तो in that particular situation whatever activity have been performed will not be taken under the category of offense and exemption will be provided। और बाकी तो डिटेल में पूरा वो लिखा हुआ है ही, that is act likely to cause harm but done without criminal intent। तो जो काम आप कर रहे हैं वो हार्म कॉज करने वाला था, लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट अगर आपने किया है, और वो भी किस वजह से, किस ऑब्जेक्ट से? टू प्रिवेंट द अदर हार्म, कुछ दूसरा हार्म बचाने के पर्पज से। कल हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, इलस्ट्रेशन जो एक्ट में गिवन है, कि एक शिप है, वो शिप अगर नहीं शिप को राइट में मोड़ता है तो दूसरे शिप के ऊपर वो जिसमें ज्यादा लोग हैं उसका नुकसान हो सकता है, और अगर लेफ्ट में मोड़ता है तो दूसरी एक शिप जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं उनका नुकसान हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो वो क्या किया उसने लेफ्ट में शिप को मोड़ा और जो 2 लोगों की डेथ होनी थी वो हुई। तो क्या वो उसके ऊपर कोई क्राइम होगा कैप्टन ऑफ द शिप पे? नहीं, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा सेक्शन 81 के बेनिफिट में। एक कोई घर है, उस घर के अंदर आग लग गई है और घर के एक तरफ गैस गोडाउन है, एलपीजी गैस गोडाउन, और दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में भी कुछ 1-2 जानवर भी हैं और एक आध कोई व्यक्ति भी हैं। अब घर को गिराना जरूरी है, आग लगी हुई है, तो अगर हम उसको गैस गोडाउन की तरफ गिराते हैं तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वहां पे पूरे एरिया में नुकसान हो सकता है। तो क्या किया, घर को एक झोपड़ी जहाँ थी उस तरफ गिराया, उसकी वजह से उनकी वो झोपड़ी जल गई। तो हार्म तो कॉज हुआ, लेकिन दिस हार्म हैव बीन कॉज्ड विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू सेव गार्ड टू प्रिवेंट द अदर बिग हार्म, वो एक चीज आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 81 अक्सर पूछा जाता है, और इसमें 3 इलस्ट्रेशंस कवर किए हैं एक्ट में। एक तो मैंने आपको शिप वाला बताया, और एक आपका है उसमें फिर ये घर वाला जो था, ठीक है। देन ग्रेट फायर और कैप्टन वेसल, जी 2 ही हैं ये इलस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 82, बहुत ही सिंपल और इजी, सिंपल सा है। क्या? एनी पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 7 years, बिलो द एज ऑफ 7 years, ठीक है, वो कोई भी एक्ट करता है, कुछ भी करता है किसी भी तरह का, उसे क्राइम की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। और इसे आप डॉली इन कैपेक्स वर्ड याद रखिएगा, कभी कभी ये वर्ड आ जाता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, डॉली इन कैपेक्स, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? डॉली इन कैपेक्स मीन्स एनी पर्सन हु इज अनएबल टू अंडरस्टैंड the consequence, who is unable to understand the
नेचर ऑफ द इवेंट ड्यू टू सर्टेन एज, मतलब अपनी उम्र के कम होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन की गंभीरता को या उसके रिजल्ट को, परिणाम को समझने में असमर्थ है, उसे डॉली इनकेपेक्स कहते हैं हम। तो ये एक्ट डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज सेक्शन 82 जो है उसके लिए डॉली इनकेपेक्स वर्ड ले सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, 7 साल से छोटा बच्चा अगर कोई भी एक्ट करता है तो उसे सेक्शन 82 का बेनिफिट आप दे देंगे, ठीक है, यानी उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे, क्राइम नहीं मानेंगे, एक्सेप्टेड। तो क्या 7 साल से छोटा बच्चा कोर्ट ऑफ लॉ में टेस्टिमनी दे सकता है, एविडेंस दे सकता है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप IEA बताइए, जल्दी से फुल फॉर्म बताइए। इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 118 आप चेक करेंगे आज, और मुझे बताएंगे कि कौन एविडेंस दे सकता है, उसके बारे में उसमें एज फैक्टर क्या मेंशन्ड है, ठीक है। सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट आप चेक करेंगे। सेक्शन 83 क्या कहता है? सेक्शन 83 थोड़ा सा उससे आगे बढ़ता है 82 से। एनी पर्सन हु इज अबव 7 years एंड अंडर 12 years, तो उसको भी क्राइम नहीं समझा जाएगा, लेकिन वहां पे एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, वो ये कि चेक किया जाएगा कि बच्चे की मैच्योरिटी लेवल कैसी है। 7 years तक का बच्चा है तो उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसने कुछ भी किया वो ऑफेंस नहीं है। अगर बच्चा 12 years से अबव है तो उसके ऊपर लीगली प्रोसीडिंग होंगी, पूरी जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो चलेगी। लेकिन अगर बच्चा 7 साल से 12 साल के बीच में है तो फिर उसका मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाएगा, whether he is able to understand the situations, whether he is able to understand the circumstances and take the informed judgments, या फिर उसमें बचकाना व्यवहार उस बच्चे का है ना। जैसे सिंपली कोई बच्चे को आप पूछें कि भाई ये बंदूक आपके हाथ में है, इससे क्या होगा, तो कि हाँ ये बंदूक है, इसको से हम कुछ भी इसको खा सकते हैं, हम इसको है ना सजा सकते हैं, ऐसे कोई कहे तो समझने वाली बात है, ये बच्चा है छोटे जिसका मैच्योरिटी लेवल प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर वो आंसर करे कि हाँ ये बंदूक है, इससे मैं गोली मारूंगा, सामने वाला पर्सन मर जाएगा और उसके बाद वो कभी उठेगा नहीं, तो ये इसका मतलब है कि वो मैच्योरिटी लेवल उसका पूरा प्रॉपर है। तो 7 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए मैच्योरिटी लेवल को जज किया जाएगा। अगर उसे इमेच्योर मेंटेलिटी का माना जाता है तो अगेन उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर वो मैच्योर मेंटेलिटी का नजर आता है तो उसको उस ट्रायल चलेगा उसका। 84 में आता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, उसने अगर कोई एक्ट किया है, अगेन ही विल बी एग्जेम्प्टेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 12 में भी अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन स्पेसिफाइड है कि हु इज कॉल्ड टू बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और यहाँ 84 में भी ये चीज बता रखा है दैट द एक्ट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर गिवन एग्जेम्पशन। सेक्शन 85 कहता है इंटॉक्सिकेशन, लेकिन इंटॉक्सिकेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, मस्ट बी कॉज्ड विदाउट द knowledge of the person intoxicated. It should be caused against the will of the person intoxicated. अगर मैंने अपनी इच्छा से नशा किया है, जान के समझ के उसका नेचर, और फिर मैंने ऐसा किया है, तो मुझे सेक्शन 85 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 85 का बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने जो नशा जो आपको हुआ है वो आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में मिला के XYZ किसी तरह से अगर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई क्राइम करते हैं देन इट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85, ठीक है। तो सेक्शन 80 से लेकर 85 तक कवर करते हैं विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन की हेडिंग में। 80 में एक्सीडेंट, 81 में आ जाता है आपका एक्ट ऑफ नेसेसिटी, 82 में 7 years, 83 में 7 to 12 years, 84 में अनसाउंड माइंड, 85 में अगेंस्ट इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स तो समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ कैटेगरी कह सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी क्या है? फोर्थ कैटेगरी आती है विद कंसेंट। और विद कंसेंट में आप देखिए
क्या लिखा है, सेक्शन 87, 88 एंड 89। अब बात ये आती है कि हमने विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन में तो लिया था 85 तक, विद कंसेंट में लिया 87 तक, तो 86 को हमने अकेला क्यों छोड़ दिया? तो देखिए 87 की क्या हेडिंग है उसको आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। 87 के लिए लिखा है ऑफेंसेस कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो फिर 85 में क्या था? 85 में भी तो ये लिखा था, द ऑफेंस डन बाय द पर्सन हु इज विद इंटॉक्सिकेशन, लेकिन 85 में एग्जम्पशन था और 86 में पनिशमेंट है। 85 में एग्जम्पशन था, 86 में चार्ज है। क्या डिफरेंस है इसका, ये समझने की कोशिश करें। 85 में था इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट द विल, अगर किसी पर्सन को नशा करवाया गया है उसकी इच्छा के बिना तो आपको उसका एग्जम्पशन मिलेगा। और 86 में लिखा है अगर किसी पर्सन ने अपनी इच्छा से नशा किया है, द पर्सन हु हैज टेकन द इंटॉक्सिकेशन और हु हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन विल अंडरस्टैंडिंग द नेचर, तो फिर उसे इस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि उसने नशे की हालत में कुछ किया, या उसको इस बात का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ रहे हैं और 86 में किसी तरह का एग्जम्पशन नहीं है बल्कि 86 में चार्ज है, इसलिए हमने इसको कैटेगरी से अलग रख दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्या हुआ ज्योति, आपने कौन सा मार्कर चलाना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, वो तो अंडरस्टूड बात है। आप लोग कोई छोटे क्लास 4-5 के बच्चे थोड़ी ना है जो कि शरारत में ऐसा करेंगे, वो तो मैं समझता हूँ, ऑब्वियस बात है, गलती से हुआ होगा। चलिए कैटेगरी फोर्थ देखिए, विद कंसेंट। और विद कंसेंट में सेक्शन 87, 88 और 89 हमें पढ़ना है, जिसमें से 88 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो ना हो, लेकिन सेक्शन 88 मोस्ट कॉमन जरूर है, जिसको अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कॉमन है। मींस हम लोग अक्सर इसके बारे में मूवीज में देखते करते हैं सेक्शन 88 के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो कैटेगरी में क्या है, विद कंसेंट, यानी इन तीनों सेक्शन में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं वो विद कंसेंट होंगी, और जब वो विद कंसेंट हैं तो वो ऑफेंस नहीं ट्रीट किए जाएं, उसका हमें एग्जम्पशन मिलना चाहिए। 87 में लिखा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने अपनी कंसेंट दी है कुछ काम करने के लिए, लेकिन वो कंसेंट देने के साथ में एक चीज होनी चाहिए, उस एक्टिविटी में, उस एक्ट में डेथ होने की चांसेस नहीं होने चाहिए और ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस भी नहीं होने चाहिए। ग्रीवियस हर्ट के बारे में सेक्शन 319 और 320 ऑफ आईपीसी आप पढ़ सकते हैं कि ग्रीवियस हर्ट का क्या मीनिंग होता है, उसमें क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में सेक्शन 319 एंड 320 इज गिवन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कंसेंट देने वाला पर्सन है, he must be above the age of 18 years। अगर 18 ईयर्स से कम एज का पर्सन है और वो अपनी कंसेंट देता है तो उसे सेक्शन 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 87 का बेनिफिट सिर्फ तब मिलेगा जब जिसने पर्सन ने कंसेंट दी है वो 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, और कंसेंट ऐसी चीज के लिए, ऐसे एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए जिसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन दोनों के चांसेस ना हो। अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट के चांसेस हैं तो भी सेक्शन 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सन 18 ईयर्स से कम का है तो भी सेक्शन 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 88, जिसमें लिखा है गुड फेथ। सेक्शन 88 में है एनीथिंग विच हैव बीन डन इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। अब ये बात आती है कि गुड फेथ में किया गया तो कोई भी काम हो और उसको हम क्राइम मानते भी नहीं है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म। आप लोगों ने अक्सर मूवीज में ऐसा देखा होगा कि ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर एक फॉर्म साइन करने के लिए दे देता है उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनको कि इस पर आप साइन कर दीजिए, और फिर पर्सन रोता हुआ डरता हुआ उस पर साइन करता है। क्या लिखा होता है उस डिक्लेरेशन फॉर्म में? उसमें
सेक्शन 88 का ही वो फॉर्म होता है, द डिक्लेरेशन फॉर्म साइंड बाय द रिलेटिव्स एंड द concerned persons before the operation or medical treatment was a form made under section 88 only, जिसमें डॉक्टर को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं वो आप गुड फेथ में कर रहे हैं, तो अगर इस दरमियान किसी तरह के कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो हम आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकेंगे। यानी कि डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन कर रहा है और उसमें तो डेथ भी हो सकती है, हो सकता है पर्सन ना उठे, तो वो गुड फेथ में होगा और डॉक्टर जानबूझ के कुछ नहीं करता ऐसा, तो वो सेक्शन 88 उस पर एप्लीकेबल होता है। और जो मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म हम साइन करते हैं वो सेक्शन 88 आईपीसी का ही होता है। अब यहाँ पे साथ में एक और चीज मैंने आपको लिख रखी है, क्या? देखिए, ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ने सेक्शन 88 का फॉर्म साइन करवा लिया, जिसमें लिख लिया कि मैं गुड फेथ में जो भी मैं कर रहा हूँ गुड फेथ में, और अगर कोई डेथ हो जाती है पेशेंट की तो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर डेथ हो जाएगी तो उस पर लाइबिलिटी होगी भी नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर वो पेट में कैंची छूट गई या कोई दूसरा होता है ना, कोई भी इक्विपमेंट छूट गया, तो क्या तब भी कोई लाइबिलिटी नहीं है डॉक्टर की? बिल्कुल, डॉक्टर की लाइबिलिटी बनेगी, बिकॉज अगर कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल छूट जाता है पेशेंट के पेट में, तो उसे हम गुड फेथ में नहीं कहेंगे, उसे हम नेग्लिजेंस में काउंट करेंगे। सेक्शन 304A का केस डॉक्टर के अगेंस्ट चलेगा। इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 88। नेग्लिजेंस में काउंट करेंगे उसे हम। ठीक है, डेथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन उसके बॉडी में अगर कोई चीज छूट गई है तो उसे हम नेग्लिजेंस में काउंट करेंगे। एक रियल केस भी ऐसा हुआ भी था, मींस केसेस तो बहुत होते हैं, बट ऐसा एक मूवी बनी है, आप लोगों को कभी मौका लगे तो जरूर देखिएगा। अरोड़ा मर्डर केस के नाम से है, मुझे फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा। अंकुर अरोड़ा मर्डर केस के नाम से है जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बताया, यानी मूवी आपने भी देखी है। मुझे अरोड़ा मर्डर केस तो याद आ रहा था, अंकुर मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। और बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है, इतनी तो गारंटी लेता हूं मैं कि आप लोगों ने भी जब देखी होगी तो एक बार तो इमोशनल हुए होंगे। ठीक है, और जिसने नहीं देखी जरूर देखेगा। उसमें जो डॉक्टर होता है वो एक बच्चे का ऑपरेशन करता है, 7-8-10 साल का कुछ बच्चा था, उसका ऑपरेशन करता है, और आफ्टर दैट ऑपरेशन उस बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उस डॉक्टर के अगेंस्ट केस भी होता है और उसको पनिशमेंट मिलता है। अब बात ये आती है कि डेथ हो गई तो फिर 88 में क्यों उसको बेनिफिट नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला बिकॉज उस बच्चे की डेथ इसलिए हुई थी बिकॉज उसने जस्ट ऑपरेशन से पहले कुछ खा लिया था, और उसको जो एनेस्थीसिया दिया गया वो नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस एनेस्थीसिया देने से पहले बच्चे का भूखे पेट होना या खाली पेट होना जरूरी होता है। और डॉक्टर को ये बात पता चल गया था। अगर डॉक्टर को ये बात नहीं पता होता कि बच्चे ने कुछ खा रखा है और फिर वो ऐसा करता तो उसके ऊपर केस नहीं बनता। लेकिन यह नेग्लिजेंस किस बात का बन रहा है कि डॉक्टर को ये बात पता थी कि ये बच्चे ने कुछ खा लिया है और इसे मैं एनेस्थीसिया मुझे नहीं देना चाहिए, बट उसने अपना टाइम बचाने के लिए और उसका ऑपरेशन किया और इसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। तो वो नेग्लिजेंस जहां पे आता है तो 304A लगेगा। ठीक है, 89 में आता है कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब जैसे कि जो मेजर था अबव 18 ईयर्स वाला, उसको तो 87 में कवर कर लिया हमने, लेकिन जो छोटा बच्चा है और उसका कोई ट्रीटमेंट है या किसी भी तरह के उसके बेनिफिट के लिए अगर कुछ भी किया जाना है तो वो कंसेंट गार्जियन देगा। अगेन गार्जियन भी कंसेंट जो दे रहा है उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और वो जो कंसेंट दी गई है बाय द गार्जियन दैट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, दैट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। तो वो सेक्शन 89 कवर करता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिफ्थ कैटेगरी में आ रहा है विदाउट कंसेंट, सेक्शन 92 से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर से आप सोचेंगे बीच में से 90 और 91, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 ये दोनों कहां गायब हो गए? तो इसको हमने अलग कैटेगरी रखा है, कैटेगरी नहीं रखा बल्कि इनको एक्सेप्शन से भी एक्सेप्ट कर दिया है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं विदाउट कंसेंट बट इन गुड फेथ में क्या क्या कवर्ड है। तो 92, 93 एंड 94 है। सेक्शन 92 कहता है अगर आपने गुड फेथ में कुछ भी किया है, अगर आपने गुड फेथ में कुछ भी किया है तो वो इवन अगर विदाउट कंसेंट भी कर दिया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का आपको आपने रोड पे देखा, उसका एक्सीडेंट हो गया है और क्रिटिकल कंडीशन में, आप उसको इमीडिएटली लेके हॉस्पिटल गए
और वहां पे हॉस्पिटल में आपने उसको छोड़ा, डॉक्टर को दिया और वहां से आप चले गए। अब डॉक्टर के पास में ऑप्शन है या तो उसका ऑपरेशन करे इमीडिएटली और उसका ट्रीटमेंट करे, अदरवाइज उसको मरने दे। बिना कंसेंट के ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि जिसका ऑपरेशन करना है वो खुद तो बेहोश है, रिलेटिव कोई है नहीं। तो डॉक्टर क्या करेगा, विदाउट कंसेंट इन द गुड फेथ अगर उसका ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है और वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 92 का। अगर पर्सन ने विद सिग्नेचर ऑपरेशन किया था तो सेक्शन 88 का बेनिफिट मिला था, और विदाउट कंसेंट अगर ऑपरेशन किया है तो सेक्शन 92 का बेनिफिट मिला। 93 में क्या आता है, देखिए ब्रैकेट में मैंने बड़ा अच्छा सा इसका एग्जाम्पल लिख रहा है कोरोना वायरस का। मान लीजिए कोई एक मिस्टर एक्स हैं, वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको चेकअप करके बोला भाई आपको तो कोरोना हो गया, आपको कोविड-19 पॉजिटिव है आप। ये बात सुनते ही उनको एकदम से झटका लगा और उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो क्या डॉक्टर के अगेंस्ट कोई ऑफेंस बनेगा? डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 93 का, कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन इन गुड फेथ इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है। सेक्शन 94 में देखें, थ्रेट, अगर कोई जो काम किया जा रहा है वो किसी थ्रेट के अंडर में है तो फिर हमें सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा और हमारे ऊपर ऑफेंस नहीं आएगा। अब ये थ्रेट किस तरह का हो सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो उस थ्रेट में ओन डेथ की बात होनी चाहिए। और ओन डेथ में भी कैसा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में कुछ डाकू आते हैं और डाकू आपके सिर पे बंदूक रखते हैं और बोलते हैं कि सामने जो मिस्टर एक्स खड़ा हुआ है या तो इसको गोली मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और आप इस डर में गोली मार देते हैं उसे। क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, सेक्शन 94 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी और की डेथ कॉज की है। अगर उसी की जगह आप उस दूसरे को मारने के बजाय जिस डाकू ने आपके सिर पे बंदूक रखी थी उसी डाकू को मार देते हैं गोली, तो आपको सेक्शन 94 का भी बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट डिफेंस उसमें काउंट हो जाएगा, प्राइवेट डिफेंस उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन किसी और को मारा तब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी की जगह दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि कोई पर्सन है जो कि वॉचमैन है या जो कि गार्ड है किसी एक बैंक का, डाकू आते हैं, रॉबर्ट्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इस बैंक का ताला तोड़ो, तो उसके सिर पे बंदूक रखते हैं और बोलते हैं कि बैंक का ताला तोड़ो, और वो इस वजह से बैंक का ताला तोड़ देता है। तो अंदर जाते हैं चोर, रॉबरी करते हैं, अंदर एक आध की डेथ भी कॉज करते हैं और चले जाते हैं। क्या उसको जो वॉचमैन है, जो गार्ड है, उसको सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज उसने जो किया अपनी जान बचाने के लिए किया, ओन डेथ की वजह से किया। अदर एक्ट जो भी हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब आता है लास्ट कैटेगरी, ट्रिफलिंग एक्ट्स, जो कि सेक्शन 95 में है, यानी कि बहुत ही तुच्छ प्रकृति के छोटे तरह के जो काम है उनके ऊपर लॉ ध्यान नहीं देता है, उनको वो एग्जम्प्ट ही मानता है। ठीक है। अब आता है सेक्शन 90 और 91। जैसे कि मैंने बताया कि इसको हमने बीच में छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था उसको आपको समझ में आ जाएगा। 90 में लिखा है, ये जो 3 सेक्शन छोड़े हमने, एक तो ऊपर छोड़ा था हमने और अभी ये 90 और 91 छोड़ा है, इन तीनों में क्राइम दे रखे हैं, इन तीनों में एग्जम्पशन नहीं दिए हैं, इन तीनों में ऑफेंसेस बताए हैं, इसलिए हमने इनको छोड़ा अलग। सेक्शन 90 में क्या है, कंसर्न नोन अंडर फियर, यानी इवन सीधी सीधी बात करें तो सेक्शन 90 में कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है, हमने ऊपर लिया ना विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट, तो सेक्शन 90 में कंसेंट की डेफिनेशन दे रखी है और उसमें ये लिखा है कि जो भी कंसेंट ली गई है वो विदाउट फियर होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी अंडर द फियर। इसी कंसेंट की डेफिनेशन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में भी दी हुई है, वहां पे भी आप इसको एक बार रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है। और सेक्शन 91 में क्या है, सेक्शन 91 में है एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली, तो उसमें आपकी चाहे कंसेंट हो नहीं हो, XYZ कुछ भी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस तरह का, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो भी ये पैथ लैब्स होते हैं, सोनोग्राफी सेंटर होते हैं, वहां पे लिखा होता है कि जो आप फ्यूटस जेंडर चेक करवाना ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, आप किसी तरह का जेंडर टेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है। तो डॉक्टर वहां पे ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो ये जो मदर है इसके कंसेंट फॉर्म साइन करवा ले, तो इसके कंसेंट से मैंने तो चेक किया है कि इसके बच्चा जो होने वाला है वो बॉय है या गर्ल है, लेकिन नहीं, वो क्योंकि ऑलरेडी ऑफेंस है, चाहे कंसेंट से करें या विदाउट कंसेंट तो भी ऑफेंस है, तो उसको हम सेक्शन 91 में कहते हैं द एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, जो खुद ही आप अपने आप में ऑफेंस है, तो उसको आप विद कंसेंट भी करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया 95 तक का। तो और क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, अदरवाइज मैं
96 से 106 तक अभी सोचा तो ये था कि आज ही कवर कर देंगे, कोई बात नहीं, इससे कल ले लेंगे। आज जो हमने पढ़ा है समझा है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप लोग।